हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो इम्यूनिटी को भी स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स है। प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं हमारे शरीर की रोग अथवा बीमाणु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रति ये रक्षा कहलाती है। फिर एंटीजन एंटीबॉडी को उत्पादन को प्रेरित करने वाले पदार्थ एंटीजन कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं एंटीबॉडी। शरीर में एंटीजन के प्रवेश पर इस एंटीजन के विरुद्ध शरीर के बी लिम्फोसाइट द्वारा स्वाभाविक ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी कहलाते हैं। एंटीसीरम किसी जंतु का सीरम जिसमें किसी विशेष एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी ये उपस्थित हो एंटी ये सीरम कहलाते हैं। फिर है विनम विनम पॉइजन सांपों या कीटों द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ को विनम कहते हैं। फिर आ जाता है एग्लूटिनेशन। एंटीबॉडी एंटीजन क्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है। एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। फिर बाद में आ जाता है इम्यूनिटी। शरीर को कई सारे रोगजनक जैसे जीवाणु विषाणु कवक आदि संक्रमित करते हैं। कभी कभी ये ये संघजनक हमें बीमार कर देते हैं, लेकिन इन रोज हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इन रोगजनकों द्वारा शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जिनसे एंटीजन कहते हैं। शरीर इन पैथोजनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, पर कोशिकीय रोगजनक जीवों में लड़ने की क्षमता इसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है, इम्यूनिटी कहलाती है। फिर आता है प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा यह जन्मजात होती है। अपशिष्ट प्रतिरक्षा किसी रोग के लिए विशेष नहीं होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा बाहर से हासिल विशेष प्रतिरक्षा वैक्सीन लेने पर किसी एक निश्चित रोग विशेष रूप से मिलती है। फिर है सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों उनके परिवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा देने वाले अवरोध संरचनात्मक शारीरिक अवरोध कार्यकीय अवरोध कोशिकीय अवरोध साइटोकाइन अवरोध। फिर है शारीरिक अवरोध स्किन प्रतिरक्षा पंक्ति त्वचा का बाहरी स्तर स्ट्रैटम पोलिनियम से निर्मित होता है। इस पर केराटिन डिपॉजिटेड रहता है। यह हमारे शरीर एवं रोगजनकों के परिवेश को रोकता है। फिर आता है ह्यूमन स्किन बैक्टीरियल प्रूफ होती है। फिर इसके बाद के अंदर है त्वचा की पीएच 7.5 जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। त्वचा पर उपस्थित तेल ग्रैंड व स्वेद ग्रंथि अपने स्रावों द्वारा रोगजनकों की वृद्धि को रोक देती है। ये स्राव त्वचा पर अम्लीय पीएच का निर्माण करती है, जिस पर रोगजनक जिंदा नहीं रह पाते। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस झिल्ली हमारे शरीर के पथ जैसे श्वसनीय पथ, जठर आंतरिक पथ, जननांगीय पथ को घिरे हुए श्लेष्म का आवरण पाया जाता है, जो इन पथों में प्रवेश कर गए पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस झिल्ली में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। फिर है कार्य की अवरोध फिजियोलॉजिकल बैरियर। ताप शरीर के उच्च ताप पर कई सारे रोगजनक को नष्ट कर देता है। लारा आंसू शिश शिशु मुकस में और अमाशय में अम्लीय पीएच योनि मुक्त गुहा की अम्लीय पीएच आदि जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। फिर जाती है लार आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। शोथ क्रिया इन्फ्लेमेशन रिएक्शन शरीर के चोटग्रस्त ऊतकों एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है जिसे शोथ क्रिया कहते हैं। शरीर के शोथ संक्रमण का सूचक है। संक्रमित ऊतकों के द्वारा या संयोजी ऊतकों की मास्ट सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाओं को बेसोफिल सेल्स रासायनिक चेतावनी के रूप में हिस्टामिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावित करती है जो शोथ उत्पन्न करते हैं। इनके कारण शरीर में सूजन शोथ लाली गर्म हीट ताप में बढ़ोतरी आदि लक्षण दिखाई दे जाते हैं। फिर है रेडनेस शक्ति वाहिका के प्रसार फैलाव के कारण हीट पक्षी क्रिया तीव्र होने से स्वेलिंग रक्त वाहिकाओं की ये पारगम्यता बढ़ने से बॉडी फ्लूइड के एकत्रित होने से। फिर है पेन तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से तथा क्षतिग्रस्त सेल द्वारा रसायन के स्रावित होने से। फिर रह जाते हैं नोड जैसे जैसे शरीर में संक्रमण कम होता है तो इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है। इन्फ्लामेशन शरीर के अन्य भागों में संक्रमण को फैलने से रोकता है। फिर है सेलुलर बैरियर हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप
श्वेताश्नु, उदासीन रंजी, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु व मोनोसाइट तथा प्राकृतिक किलर लिम्फोसाइट ऊतकों में वृहत मक्षकाणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और नष्ट करते हैं। रक्त में स्थित भक्षाणु फेगोसाइटिक सेल्स जैसे कि मोनोसाइट, पीएमएनएल, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सेल्स रक्त में पाए जाने रक्त में आए गए रोग जीवों का भक्षण करते हैं। रक्त में नॉन फेगोसाइटिक सेल्स भी होती है जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं अपना लदे बाह्य ये कोशिका संक्रमित कोशिका व ट्यूमर कोशिका को बनाती है तथा इनकी झिल्ली पर परफोरिन आवृत छिद्र बनाकर मारती है। जल इन छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है। फलस्वरूप ये संक्रमित सेल्स फूल कर फट जाती है। फिर है साइटोकाइन बैरियर। बाह्य संक्रमित कोशिकाएं कुछ एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती है जिन्हें इंटरफेरोन्स कहते हैं, जो असंक्रमित सेल को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। ये इंटरफेरोन फास्ट की सेल्स को ट्रांसफॉर्मेशन इमिटिंग प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार टिप का निर्माण होने से अदर सेल्स को इन्फेक्शन से बच जाते हैं। ये जाति विशेष होती है, अपनी जाति की सेल्स को वायरस संक्रमण से बचाती है। उपार्जित प्रतिक्रिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है, इसकी अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का जब पहली बार किसी रोगजनक के सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी तरह के रोगजनक से सामना होने पर उस तीव्रता की द्वितीयक इम्यून रेस्पॉन्स होती है। इसके मुख्य गुण निम्न है। विशेषता, यह विशिष्ट रोगजनक के लिए विशिष्ट है। यह अनेक रोगजनकों को पहचान सकती है। यह अपने शरीर तथा ऊतकों में अपने तथा पराये में विभेद कर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करती है। शरीर में रोगजनक के प्रथम बार प्रवेश होने पर प्रतिरक्षा तंत्र उसमें पहचान कर प्रतिक्रिया करता है। इसे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। ये निम्न तीव्रता की होती है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर इस रेस्पॉन्स की स्मृति प्रतिरक्षा तंत्र में संग्रहित हो जाती है तथा फिर वह रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट कर देता है। इसे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। ये तीव्र कोटि का है, अतः हम बीमार नहीं पड़ते हैं। उदाहरण कोरोना वायरस की वैक्सीन इसी का उदाहरण है। प्राइमरी व सेकेंडरी रेस्पॉन्स अनुक्रिया है। हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट द्वारा होता है, जो कि है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट रक्त में प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये प्रतिरक्षी रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। ये एंटीबॉडी आर्मी ऑफ प्रोटीन की तरह व्यवहार करती है, अर्थात जैसे ही शरीर में कोई पैथोजन प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी इस उसे मार देती है। फिर है टी लिम्फोसाइट खुद तो एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी या प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की आकृति वाई शेप होती है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के कुल 4 श्रृंखलाएं होती है, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। इसे H2L2 से दर्शाते हैं। लाइट व हेवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर वाई शेप्ड हो जाती है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पर एंटीजन बाइंडिंग साइट उपस्थित होती है। एंटीबॉडी ये जब एंटीजन से रिएक्ट करती है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं जिन्हें आईजीए, आईजीएम, आईजी, आईजीजी कहते हैं। एंटीबॉडी रक्त में पाई जाती है, अतः इसे ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स सरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन आईजीबी कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो होती है आईजीजी। उपाधि प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा माध्यमिक प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा माध्यमिक प्रतिरक्षा एएमआई। यह प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रदान की जाती है क्योंकि वह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है। इसे तरल माध्यमिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा सीएमआई। यह प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रदान की जाती है। टी लिम्फोसाइट द्वारा किलर सेल्स मारक सेल्स का निर्माण होता है जो कि शरीर में प्रवेश रोगजनक को मार देती है। टी लिम्फोसाइट में अपने व पराये की पहचान होती है। यह बाहर से आए पैथोजन को नष्ट कर देती है लेकिन शरीर के ऊतकों की क्षति नहीं पहुंचाती। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अंग प्रत्यारोपण के वक्त सीएमआई कार्य करती है एवं विजातीय अंग दूसरी ओर जातीय को निष्कासित करने की कोशिश करती है। फिर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी।
देखो, जो एक्टिव इम्यूनिटी ना, जब कोई रोगजनक मर्द या जीवित शरीर में प्रवेश करे तथा शरीर उसके खिलाफ स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करे तो सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, लेकिन हमारे शरीर को लंबे समय तक सुरक्षा देती है। जैसे वैक्सीन के द्वारा शरीर के रोगजनकों को डाला जाता है, जिसके खिलाफ शरीर धीरे धीरे प्रतिरक्षियों का उनको एक खिलाफ निर्माण करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा के उत्पन्न होने के लिए शरीर का एक प्रकार रोगजनक के संपर्क में आना आवश्यक है, या तो प्राकृतिक रूप से आए या हम वैक्सीन के रूप में शरीर में डालें। पैसिव इम्यूनिटी, जब शरीर में पहले से तैयार एंटीबॉडी को डाला जाए तो प्रतिरक्षा शरीर में उत्पन्न होती है, उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तीव्र होती है, लेकिन अल्प मात्रा के लिए होती है। जैसे माँ के प्रथम दूध, पीले रंग, पीयूष, कोलेस्ट्रॉल में आईजीए की प्रचुरता होती है, जो शिशु की रक्षा करती है। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को प्लेसेंटा से आईजीजी प्रकार की प्रतिरक्षा नवजात में पहुंच जाती है। टिटनस के इंजेक्शन में भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। सांप के जहर के खिलाफ दिए जाने वाले एंटीवीनस इंजेक्शन में रेडमेंट एंटीबॉडी पाई जाती है। फिर आ जाते हैं इक्विपमेंट। बी लिम्फोसाइट है ना, इसकी जो ओरिजिन होती है ना, वो बोन मैरो के अंदर होती है, और टी लिम्फोसाइट है वो भी बोन मैरो के अंदर होता है, और इसकी जो पोजीशन होती है ना, आउटसाइड लिम्फोसाइट होती है, लिम्फ नोड होती है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है वो इनसाइड लिम्फ नोड होता है, और सरफेस एंटीबॉडी जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है। जो सीक्रेट करती है एंटीबॉडी को, ये सीक्रेट करती है लिम्फोकाइट्स को। इसका जो टाइप है ना, टाइप ओनली वन एक्टिव टाइप। इसके टू टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल्स। इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो बोन मैरो के अंदर होता है, इसका थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। फिर आ जाता है प्रतिरक्षियों के प्रकार। देखो, एपिथेलियल सेल की और क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि आईजीए, एबीएस 4 एंटी एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, इसके पास कितनी होती है? 4 होती है। मात्रा होती है ना उसकी 10% होती है। मोलिकुलर वेट होता है ना 3.85 के होता है, और जो एक साल करेक्टर है कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित लार, श्लेष्मा, पसीना तथा आंसू में उपस्थित। इसका कार्य है मुख्य मेम्ब्रेन और शरीर की बाहरी सतह की सुरक्षा करना। फिर जाता है नंबर 2 पे आईजीडी। इसके पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, उसकी मात्रा होती है 1 से 3%, मोलिकुलर वेट होता है 1.85 के। अति सूक्ष्म मात्रा में रक्त में लसिका सेल्स की सतह पर प्रेजेंट होती है। ये बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन करती है। फिर आ जाती है आईजीई। आईजीई के पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, 0.05% प्रेजेंट होती है, 1.88 के। इसका मोलिकुलर वेट अत्यधिक अत्यधिक कम मात्रा में उपस्थित होती है। मास्ट सेल व बेसोसिल से विशेष संलग्नता दर्शाने वाली होती है। मास्ट सेल्स का उत्तेजन एलर्जी से संबंधित परजीवियों से सुरक्षा करना होता है। फिर है आईजीजी। इसके पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, 75 से 80% प्रेजेंट होती है, मोलिकुलर वेट होता है 1.46, और सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। प्लेसेंटा में उपस्थित होती है, मोनोमर के रूप में उपस्थित होती है। मानव भ्रूण को रोग क्षमता प्रदान करना। फिर है आईजीएम। इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट 10 होती है, 5 से 10% प्रेजेंट होती है, मोलिकुलर वेट होता है 9.60 के। हेवीएस्ट एंटीबॉडी होती है। प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पन्न प्रथम सबसे पुरानी प्रतिरक्षा रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होती है, पेंटामर के रूप में प्रेजेंट होती है। जीवाणुओं से सुरक्षा में प्रथम उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन। फिर देखो, आईजीए मोनोमर फॉर्म में उपस्थित होती है, एलर्जी रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होती है। आईजीई है, ये क्या करती है? मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से हिस्टामिन रिलीज करवाता है, जो कि क्या क्या करता है? एलर्जी, इन्फ्लामेशन, एज्मा, एनाफाइलेक्सिया, है फीवर, ये सब इंट्रोड्यूस करता है। फिर आता है इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के प्रतिरक्षा तंत्र में देखो, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, कोशिका और लसिकाणु, घुलनशील अणु, एंटीबॉडी शामिल है। प्रतिरक्षा तंत्र की विशेष बात यह है कि यह एंटीजन को पहचान कर उनके खिलाफ अनुक्रिया करता है, वे उन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रिया, ऑटो इम्यूनिटी व ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे अंग जिनमें लिम्फोसाइट लसिकाणुओं की उपस्थिति परिपक्व
चूरोद भवन प्रोलिफरेशन होता है। लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है थाइमस है और बोन मेरो है। फिर जाता है थाइमस बोन मेरो उपस्थित लिम्फोसाइट को प्रतिजन के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट परिपक्वन के बाद लिम्फोसाइट स्प्लीन, लसिका ग्लैंड, टॉन्सिल्स, शुक्राणु के पेयर, पेज, अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक लसिका में चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। प्राथमिक लिम्फो और ऑर्गन बोन मेरो और थाइमस से इन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट को द्वितीयक लसिका अंगों में पहुंचा दिया जाता है, जहां इन प्रतिरक्षा प्रतिजन लिम्फोसाइट का सामना एंटीजन से होता है। वह ये एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है स्प्लीन है, लसिका ग्रंथियां है, लिम्फ नोड, छोटी आंत के पेयर, पेचेस, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स आदि। फिर आ जाता है बोन मेरो। बोन मेरो और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट के परिवर्तन व परिपक्वन के लिए सुदम पर्यावरण मुहैया करते हैं। थाइमस ग्लैंड, हेयर ऑफ इम्यूनिटी। फिर है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्लीहा, आमाशय के नीचे की ओर यह बीन शेप्ड शेम के आकार होता है। यह रुधिर में पैदा होने वाली सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर में निस्संदिग्ध फिल्टर के रूप में काम करते हैं। प्लीहा में आरबीसी का भंडार होता है, अर्थात आरबीसी इरिथ्रोसाइट स्प्लीन में संग्रहित रहती है। ब्लड बैंक क्या है? आरबीसी है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ना, वो क्या है? स्प्लीन है। फिर है प्रतिरक्षा हेतु इसमें लिम्फोसाइट व फेगोसाइट पाए जाते हैं। लक्षण लसिका गांठे लिम्फ नोड्स, छोटी ठोस स्ट्रक्चर है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर उपस्थित होती है। इन गांठों में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। जब टिश्यू फ्लूइड या लसिका में कोई रोगजनक प्रतिजन प्रवेश करता है तो ये लसिका गांठें उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें नष्ट कर देती है। फिर आता है पियर्स पैचेस, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। वह रोगजनक को पहचान कर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से गिरवा क्षेत्र में पाए जाने वाले टॉन्सिल्स व सेकम का अंतिम भाग अपेंडिक्स भी प्रतिरक्षा देता है। फिर आता है लिम्फोइड टिश्यू, प्रमुख पथ श्वास, पाचन और जनन मूत्र के आस्थलों के भीतर लिम्फोइड टिश्यू स्थित रहते हैं, जो श्लेष्मा संबंध लसिका उत्तक माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं। फिर है यह मानव शरीर के लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50% भाग है। जैसे ही कोई रोगजनक इन पथों में प्रवेश करता है तो यह उन्हें नष्ट कर देते हैं। कोशिका सेल्स में प्रतिरक्षा से संबंधित कई सेल्स होती है। उदाहरण प्राकृतिक नेचुरल मास्ट सेल, अभक्षाणु, बड़ी कोशिका लसिकाणु, प्लाज्मा सेल से, मोनोसाइट से, न्यूट्रोफिल से, मोनोसाइट, संवहक टी सेल से, सहायक टी सेल्स, स्मृति टी सेल्स, लिम्फोसाइट एक्सेट्रा। फिर आता है एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। फिर है उदाहरण आईजीजी जो है ना 80% भाग यह प्लेसेंटा से भ्रूण को स्थानांतरित हो जाती है। आईजीए एलर्जी के वक्त उत्पन्न होती है। आईजीएम माता के प्रथम दूध कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित होती है। फिर आईजीएम है, आईजीडीए एक्सेट्रा है। देखो एलर्जी, जब किसी प्रतिजन के खिलाफ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अतिरिक्त अनुक्रिया कर देता है तो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जन, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को एलर्जन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है, इसके प्रति बनने वाली एंटीबॉडी आईजीई प्रकार की होती है। उदाहरण चिचड़ी, धुआं, परागकण, मिट्टी। कई लोगों में गेहूं में उपस्थित विलेटिन से एलर्जी होती है। एलर्जी के लक्षण आंख में पानी आना, नाक में पानी आना, अचानक छींके आना, त्वचा पर चकत्तों का बन जाना, सांस लेने में कठिनाई होना। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरो सीरोयानिन जैसे रसायनों को निकालने के कारण होती है। एलर्जी किस पदार्थ से हुई है, इसे जानने के लिए रोगियों को संभावित एलर्जनों की बहुत सी थोड़ी मात्रा में टीके द्वारा दी जाती है प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। फिर है प्रतिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। शहरी लोगों में एलर्जी ज्यादा होती है। एलर्जी के लिए आईजी रेस्पॉन्सिबल होता है। मास सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करा जाता है, जिससे वेसोडाइलेशन हो जाता है। एलर्जी से उत्पन्न रोग एज्मा,
ये निचले श्वसन मार्ग की एलर्जी है। यह फेफड़ों की एलर्जी ही है जब एंटीजन सांस के साथ प्रवेश करता है। श्वसन नलिकाओं की चिकनी भित्तियों में ज्यादा संकुचन होता है। वायु मार्ग की ये भित्ति में ऊपर से श्लेष्मा झिल्ली अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्रावण होता है जो श्वसन नलिकाओं को बंद कर देता है। फिर है फीवर पोलन ग्रहण के कारण इस रोग में एलर्जन के संपर्क में आने के कारण ऊपरी श्वसन मार्ग, नाक तथा आंख की म्यूकोसा स्रावित हो जाती है। एनाफिलिक शॉक्स ये एक प्रकार की जनरलाइज तथा गंभीर एलर्जी है जिसमें एलर्जी के एलर्जी के रक्त में आ जाने के कारण यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है जिसके कारण मांस सेल द्वारा हिस्टामिन का अति स्रावण होने लग जाता है जिससे रक्त वाहिकाओं में रक्त की मात्रा कम होने से रक्त दाब कम हो जाता है। सभी ऑर्गन को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे मृत्यु हो जाती है। फिर आता है स्व प्रतिरक्षा रोग। इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र सेल्फ एंटीजन तथा नॉन सेल्फ एंटीजन में विभेद नहीं कर पाते हैं जिसके कारण सेल्फ एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। फिर है उच्चतर वर्टिब्रेट्स में विकसित स्मृति आधारित उपाधि प्रतिरक्षा अपने सेल्स वो विजातीय जीवों रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद करने की क्षमता का आधार क्या है इसे दो प्रकार से समझना होगा। पहला हाइयर यह वर्टिब्रेट विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। फिर है दूसरा कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से ये शरीर अपने ही कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर की क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में लोग आम भांति संशोध रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस से प्रभावित होते हैं जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। जैसे हशिमोटो रोग, थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण, पर्निसिस एनीमिया, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। इसके विटामिन B12 है। अंत में अवशोषण नहीं होने से रक्त निर्माण नहीं होता है। माइस्थेमिया ग्रेविस, एस्थेमिया, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन पेशियों को नष्ट कर देता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये रूमेटॉइड कारक आइजेएम की उपस्थिति के कारण होता है। यह साइनोवियल झिल्ली के प्रवाह का प्रथम लक्षण है। इसमें साइनोवियल झिल्ली मोटी हो जाती है। साइनोवियल द्रव के मात्रा के बढ़ने पैदल उत्पन्न होता है। यह झिल्ली असामान्य कणिकाओं और पेनस का स्रावण प्रारंभ कर देती है जो कि उपास्थि की सतह पर एकत्रित होकर इसका अपरदन प्रारंभ कर देती है तथा अस्थि से संलग्न फाइब्रस ऊतक अस्थि में होकर संधि को अचलनीय बना देती है। फिर है डायबिटीज ए, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटिस। इसमें इम्यून सिस्टम अग्नाशय की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंसुलिन स्रावित नहीं होता, वह व्यक्ति डायबिटीज टाइप फर्स्ट का शिकार हो जाता है अर्थात पैनक्रियाज की आइसोलेट ऑफ लेगोरेंस की बी सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। फिर आता है टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण से प्रतिरक्षी करण मिलता है। किसी अनुग्रह नॉन विरुलेंट या मर्द किल सूक्ष्मजीवों या उनके द्वारा उत्पन्न अविष्यों की अति सूक्ष्म मात्राओं को शरीर में प्रवेश करवाना टीकाकरण कहलाता है। कमजोर किया गया अर्जित किया गया रोग जनक ही टीकाकरण है। प्रतिरक्षीकरण वैक्सीनेशन द्वारा शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को इम्प्रूव करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को टीका दिया जाता है तो उसे विशिष्ट रोग की सुरक्षा मिल जाती है। इसे प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। टीकाकरण व प्रतिरक्षीकरण क्रिया सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति कोशिकाओं के ऊपर आधारित होता है। टीकाकरण के द्वारा प्रवेश विशिष्ट प्रतिजन पदार्थ शरीर में पहुंचकर प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करता तथा साथ ही स्मृति भी उत्पन्न हो जाती है जो परवर्ती प्रभावन होने पर रोग जनन को पहचान लेते हुए एंटीबॉडी के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जीवाणु या गंभीर रोग जनन के प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगता है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है। इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु इन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ती है। फिर जैसे ट्रांसजेनिक जेल से बनने वाला यह शोध टीका एक आदर्श टीके की विशेषता है। यह जोर व प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करने वाला होना चाहिए। टीका सुगमता पूर्वक उत्पन्न हो सके व उत्पादन लागत अधिक न हो। आदर रूप से एक प्रकार लगाने पर ही प्रभावी
होना चाहिए। टीका प्रयोग करने में नितांत सुरक्षित होना चाहिए। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी। लुइस पास्चर ने कोलेरा, एंथ्रेक्स, रेबीज के टीके विकसित किए थे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, इस इन वैक्सीन से लाइव एटेन्यूएटेड लीवर लीवर वैक्सीन जीवित श्रृंखला या कमजोर किए गए जीवाणु जनित विषाणुओं का उपयोग किया जाता है। स्मॉल पॉक्स 1977 में भारत से विलुप्त हो चुका। 1977 में भारत से विलुप्त हो चुका। WHO ने इसे 1980 में इसे उन्मूलन रोग घोषित किया था। फिर है रोटा वायरस, टाइफाइड, पोलियो, पीसीजी, ओपीवी, एमएमआर, टॉक्सोइड वैक्सीन। ये टीके टॉक्सिन आविष का प्रयोग कर निष्क्रिय कर बनाए जाते हैं, जो रोगकारी जीव द्वारा बनाए जाते हैं। टिटनस, डिप्थीरिया, बोटुलिज्म, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, कोलेरा है। रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, बैक्टीरियल वैक्सीन, इन टीकों में मारे हुए जीवाणुओं का उपयोग होता है। टीबी। फिर है रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग, पीछे है प्रतिरक्षा रोग। इन रोगों से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ये रोग जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी हो जाती है। ठीक है, तथा यह एंजाइम टी तथा बी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायक है। फलस्वरूप रक्त में सक्रिय टी तथा बी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV टी हेल्पर सेल पर आक्रमण कर उनकी संख्या 200 into 10⁶ लीटर से कम कर देता है। सामान्य 900 into 10⁶ लीटर्स होती है। फिर मानव स्वास्थ्य रोग, हेल्थ निम्न कारणों से प्रभावित होती है। अनुवांशिक विकार, इन्फेक्शन और जीवन शैली है। अनेक जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कृमि आदि शामिल है। मनुष्य में जो रोग पैदा करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी रोगजनक है। रोगजनक के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर ले। जो रोगजनक आहार नाल में प्रवेश करते हैं उनमें अग्नाशय की निम्न पीएच में निर्मित में जीवित रहने वाले विभिन्न पाचक एंजाइम का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोग है जन्मजात रोग या उपार्जित रोग है। उपार्जित डिसऑर्डर से संक्रामक रोग, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि रोग, असंक्रामक, विघटनीय रोग, अल्पता रोग और कैंसर रोग। फिर है संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। जीवाणु जनित रोग तो है कुष्ठ रोग, हैंसेंस डिजीज या लेप्रोसी। रोगजनक है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, टाइप है ट्यूबरकुलोइड है, लेप्रोमेटस है, वर्डियोस लाइन है। फिर लक्षण क्या है इसका, त्वचा पर चकत्ते, घाव तथा गांठों का बनना, हाथ पैर की उंगलियों का गलना। इलाज है मल्टी ड्रग थेरेपी, BCG का टीका। फिर क्या है GCT पीड़ित का टीका न्यू है। तपेदिक रोग, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। संक्रमण जल व वायवीय संक्रमण रोग के कारण है। खांसी, ज्वर, श्वास फूलना, दुर्बलता, बलगम तथा थूक में रक्त आना, वजन घटना। इलाज है रोगी को अलग रखना, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स थेरेपी। जांच है मोंटक्स टेस्ट, BCG का टीका, बेसिलस कैलमिट्रिन प्यूरिन, बेसिलस कैलमाइन कंठ रोहिणी, डिप्थीरिया। रोगजनक है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। संक्रमण है वायवीय संक्रमण स्पर्श से। लक्षण है तीव्र ज्वर, श्वास लेने में कठिनाई। इलाज है DPT का टीका, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, शिक टेस्ट। काली खांसी, कुकर खांसी, वोपिंग कफ या क्लाउड कफ, बोर्टिडुला पट्टुरस। लक्षण है तेज जुकाम, सूखी खांसी, खांसते समय हुक हुक की आवाज। इलाज है DPT का टीका। हैजा जो है विब्रियो कोलेरी संक्रमण है जल द्वारा और लक्षण है उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण। इलाज है चावल का मांड, ओरस का घोल दे देना, हेज का टीका। टिटनेस, धनुष स्तंभ,
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी संक्रमण है मिट्टी या लोहे द्वारा। लक्षण है जबड़ों का ना खुलना, शरीर में झटके लगना, बेहोशी, ऑस्टियोथोरोटस राइनस, साइडोनिकस चेहरे की पेशियों की स्ट्रेचिंग। इलाज है एंटी टिटनेस टीका, टिटनेस टॉक्सिन, एंटी टिटनेस। फिर टाइफाइड ज्वर, मियादी मोती, जरा, साल्मोनेला टाइफिस संक्रमण है रोगजनक, आमतौर से संदूषित कंटामिनेटेड भोजन व पानी द्वारा छोटे आंत में प्रवेश कर जाता है तथा रक्त द्वारा अन्य अंगों में फैलता है। लगातार ज्वर 3 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, अकल, सिर दर्द, भूख न लगना, एनोक्सिया, गंभीर मामलों में आंत में छेद व मृत्यु भी हो सकती है। इलाज है विडाल परीक्षण, टीएबी का टीका, मेरी मोलन टाइफाइड और ओरोफाइड की वाहक थी। फिर है न्यूमोनिया, स्टेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स अथवा एयरसोल्स तथा संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से होता है। फेफड़ों की वायु कोष्ठों का संक्रमण, फुफ्फुस के वायु कोष्ठों से संक्रमित तरल भर तथा श्वास में गंभीर समस्याएं, ठिठुरन के साथ ज्वर आना, कफ, खांसी व सिर दर्द। गंभीर मामलों में होठ व तथा हाथ की उंगलियां के नाखून का रंग गहरे नीला हो जाता है। प्लेग, पर्शियनिया पेस्टिस, जियोप्सिला, चियोप्सिस, रेड प्ले का परजीवी, तीव्र ज्वर, सिर दर्द। फिर है बगल की गिल्टियों का सूजन आना, प्रवाही का अतिसार, डायरिया, डायसेंट्री, शिगेला, डिसेंट्री। इस रोग के आहार से अधिक मात्रा में जल एवं विलुप्त अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट शरीर से बाहर त्याग जाते हैं जिससे शरीर में निर्जलीकरण होता है। उल्टियां होना, दस्त के साथ रेशमा एवं रक्त भी आने लगता है। फिर है मेनिंगाइटिस, न्यूरोसिया, मेनिंजाइटिस। रोगाणु मस्तिष्क मेरुरज्जु मेरुद्रव्य को संक्रमित करते हैं। तेज बुखार, सिर में दर्द, बेचैनी, उल्टियां व जलन। सुजा के गोर्निया, निस्सेरिया गोनोरिया। ये जीवाणु जननांग के उपकला स्तर पर उपस्थित स्तर पर आक्रमण करते हैं जिससे मूत्र मार्ग में पीले रंग का द्रव स्रावित हो जाता है व जननांगों में जलन, स्तरों में यूथेरिटिस उत्पन्न हो जाता है जिससे मासिक चक्र प्रभावित होता है। ये ये रोगाणु हृदय के कपाट को भी संक्रमित कर एंडोकार्डियट्स रोग उत्पन्न करते हैं। फिर बाद में आ जाता है विषाणु जनित रोग। बड़ी मम्मी एंड पिताजी चिकन रसोई में हैप्पी। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस, ज्वर, सिर दर्द, लकवा, पोलियो वैक्सीन। साल के दशमलव ने पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया। इन्फ्लुएंजा, आर्थेमिक्सो वायरस, सिर दर्द के साथ अचानक ज्वर, नाक से स्राव, खसरा, मिजल्स। पैरामिक्सो वायरस, तेज ज्वर, शरीर पर भूरे चकत्ते व फफोड़े। चिकन पॉक्स, चेचक पॉक्स वायरस, शरीर पर छोटे छोटे फफोड़े पड़ना, ज्वर आना, ओंस की बूंदों जिससे चकत्ते। मम्स, पैरामिक्सो वायरस, पैराटाइड, गलन में दर्द युक्त सूजन, डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार। अरबो वायरस, फ्लेवी वायरस, वाक है एडिस इजिप्टाइट मच्छर। मुख्य बुखार है तीव्र लालतिक, सिर दर्द, पेशियों व जोड़ों में दर्द, शरीर में हेमरिक स्थिति, जांच टोनीवैक्स परीक्षण। चिकनगुनिया वायरस एसएसआरएनए योगा वायरस, फ्लेवी वाहक, एडिस हेपेटाइटिस, बुखार, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, रेबीज, हाइड्रोफोलिया, रेडो वायरस या स्ट्रेप्टो वायरस वाहक सीजनस को प्रभावित करते हैं। पागलपन, हाइड्रोफोबिया, लोरिंजल आक्रमण के कारण 100% मृत्यु। स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस, वायवीय संक्रमण, निमोनिया के समान लक्षण, उपचार है टीमी फ्लू। सामान्य जुकाम, नासा वायरस या रिनोवायरस विषाणुओं का समूह मानव में सबसे ज्यादा होने वाला संक्रमण रोगों में से एक है। इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के खांसी व छींकों के ड्रॉपलेट द्वारा नाक व श्वासपत्र को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं करते हैं। लक्षण है नासिया संकुलता और अस्त्राव, डिस्चार्ज, कंठदाह है, स्वर रुद्धता, कट्टी आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस, यकृत शोथ, बीएज, एवी
एचपीवी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी को ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ब्लूमंग ने खोजा था, तो इसे ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग। पापा कहाँ पे सोते हैं? मलेरिया। प्लाज्मोडियम स्पेसिस सर्दी के साथ विभिन्न अंतरालों पर तेज दर्द, जोड़ों में दर्द। अमीबिया पेचिस, एंटमीबा हिस्टोलिका, पेट दर्द, आंतों में मरोड़ व ऐंठन, दस्त में श्लेष्मा, रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति, ये कब्ज व उदरीय दर्द, डायरिया, जियार्डिया इंटेस्टाइन नेलिस, वमन दस्त, अफ्रीकन निद्रा रोग, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, रोगों की निद्रा आती है तथा तंत्रिका तंत्र अमाशय, काला आजार, लिशमानिया डोम्बोविडी, तेज ज्वर, कर्मी हेलमिंथिस जनित रोग, एस्केरियासिस, एस्केरियस लुम्ब्रिकोइडस, सामान्य गोल कर्मी, आंत परजीवी, आंतरिक रक्त स्त्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्ता, आंतरीय मार्ग का अवरुद्ध होना, परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ उत्सर्जित होकर मिट्टी, जल तथा पौधों को संक्रमित कर देते हैं। बाला या नारू रोग, डेनकुलस मेडिनिसस, त्वचा पर छाल या छाला या फोड़ा बनना, हाथी-पाँव रोग या फिलेरियासिस, वाइलेरिया वुचेरिया, ब्रेक ऑफ टाई वुचेरिया मलई, वहाँ का मादा यूकेलस मच्छर, अंगों में प्राय अर्धपाद की लसिका, वाहिकाओं में धीरे-धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। जनन अंग भी बहुधा प्रभावित हुए, जिनसे जनक अंगों में भारी विरूपता। फिर है फंगल डिजीज, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एथलीट फूट, एपिडोफाइटन आदि वंश के अनेक कवकदार सिंह वर्म के लिए उत्तरदायी है। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य, शरीर के विभिन्न इन भागों जैसे त्वचा, नाखून व स्कैब पर सूखी छल की स्केली लीजन विक्षतियां लक्षण है। इन पर विक्षतियों में तेज खुजली, इन कवकों का उष्मा व नमी त्वचा के फैलने जैसे की ग्रोइन तथा पांडुलियों के बीच पनपने में मदद करते हैं। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या कंधे का प्रयोग करने से होता है। फिर आ जाता है कैंसर, नेक्स्ट टॉपिक। मानव में भयंकर रोगों में कैंसर भी एक है। लगभग 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा भारतीय हर वर्ष कैंसर से प्रभावित होते हैं व उनसे अधिक अपना जान गंवा देते हैं। कैंसर कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल ऑन्कोजीन, कोशिकाओं के अनियंत्रित, अविभेद, असामान्य व अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर की कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित व नियमित प्रतिक्रिया है। कैंसर कोशिकाओं में रेगुलेशन गड़बड़ा जाता है। नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन संपर्क संदमन का गुण पाया जाता है, जिससे एक कोशिकीय दूसरी कोशिका को अनियंत्रित विभाजन होने से रोकती है, लेकिन कैंसर सेल में यह गुण नष्ट हो जाता है। इसके स्वरूप कैंसर सेल विभाजित होना जारी रखते जारी रख सेल्स का समूह बनाती है, जिसे अबुड ट्यूमर्स कहते हैं। फिर आती है ट्यूमर। ट्यूमर होती है अबुड सूक्ष्म ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर कम घातक होती है, अपने मूल स्थान तक सीमित रहती है, यह शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता। इससे मामूली क्षति होती है, इसे उपचारित किया जा सकता है। फिर आता है दुर्लभ अबुर्ध मेलिग्नेंट ट्यूमर। इस प्रकार का ट्यूमर घातक है। इस ट्यूमर की सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। ये न्यूप्लास्टिक सेल काफी तेजी से बढ़ती है, नॉर्मल सेल्स को पोषण नहीं लेने देती है। न्यूप्लास्टिक सेल्स का शो एक और गुणधर्म पाया जाता है कि यह ट्यूमर से अलग होकर रक्त के माध्यम से शरीर के अलग-अलग 2 भागों में पहुँचती है तथा यहाँ पर रुकती ही है, जब वहाँ पर एक नया ट्यूमर बना देती है। मेटास्टासिस कहलाने वाली यह गुण दुर्लभ अबुर्दों का सबसे बड़ा डरावना गुण है। कैंसर के कारण रासायनिक या भौतिक जैविक कारण जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, कार्सिनोजन कैंसर कहते हैं। कैंसर जन की कार्य करने की विधि के आधार पर इन्हें निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा गया है। यह कारक जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में परिवर्तित उत्पन्न होते हैं, जिससे ट्यूमर रूपांतरण होता है तथा इससे कैंसर होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विकिरणों तथा रसायन। फिर है वे कारक जो कोशिकाओं के प्रतिरोध भवन को बढ़ावा देते हैं, जो कि पहले से ही उसे आनुवंशिक परिवर्तन की दौर से गुजरे हो, जो ट्यूमर रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। ये कारक ट्यूमर अगर वर्तनी के रहते हैं, जैसे कुछ वृद्धि एक कारक तथा हार्मोन कैंसर उत्पन्न करने वाले डीएनए तथा आरएनए विषाणु ट्यूमर वायरस को अबुर्दीय रूपांतरण के लिए दर्शाया जा चुका है। विकिरण कारक एक्स
किरण विकिरण जैसे आयनीकरण विकिरण और परावैंगनी जैसे आयनीकरण विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्य रूपांतरण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी में विकिरणों के कारण ल्यूकेमिया की संभावना 5 गुना अधिक हो गई। रासायनिक गुण तंबाकू के धूल में मौजूदा रासायनिक कैंसरजन फेफड़े व कैंसर के मुख्य कारण है। फिर तंबाकू एवं पान चबाने से मुंह का कैंसर, धूम्रपान एन नाइट्रो सोडाइमिथाइलिन से मुख्य गुआ, लेरिंग्स एवं फेफड़ों का कैंसर तथा कोयले की धुआं में उपस्थित एकन कृत्रिम खाद्य पदार्थ, पीड़कनाशी, कृत्रिम फ्लेवर व हार्मोन का असंतुलन कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। हार्मोन का असंतुलन एस्ट्रोजन की अधिकतम स्तन कैंसर करती है। रंगरेजों की मूत्राशय का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। भौतिक कारक तीखे या गादार दांत से जीभ का कैंसर, कांगड़ी कैंसर कश्मीर के लोगों में कांगड़ी या छोटी अंगाठी से उत्पन्न ऊष्मा के प्रभाव से उत्पन्न त्वचा का कैंसर हो जाता है, जिसे कांगड़ी कैंसर कहते हैं। फिर यह जैविक कारक कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनसे जो जीन होते हैं उन्हें वायरस ऑन्कोजीन कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं में कुछ अन्य जीन्स भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोऑन्कोजीन व एव सेल्यूलर ऑन्कोजीन, सी जीन। विशेष परिस्थितियों में ये जीन एक्टिव होकर कैंसर उत्पन्न कर देती है। कैंसर के प्रकार कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। इस प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति उपकला ऊतकों जैसे त्वचा या अंत अंगों की उपकला सतहों या ग्रंथियों से होती है। ये उपकला ऊतकों का कैंसर है। 85% कैंसर इसी प्रकार के होते हैं: ब्रेन कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, कोलोन कैंसर, सर्विकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मेलेनोमा, स्किन कैंसर। फिर है सार्कोमा, 1% कनेक्टिव टिश्यू कैंसर। यह है मेसोडर्मल टिश्यू का कैंसर है। उदाहरण बोन कैंसर, ओस्टियो सार्कोमा, ओस्टियोमा, मसल कैंसर, मायोसार्कोमा, मायोमा, लिम्फ नोड कैंसर, लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोनोमा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, डब्ल्यूबीसी का कैंसर, बोन मेरो में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी का अनियमित रूप से बढ़ना। फिर है क्रोनिक माइलोजेनिक ल्यूकेमिया, सीएमएल, जीन वजह श्वेत कैंसर। यह घातक कैंसर मुख्यतः 22 गुणसूत्र व गुणसूत्र 9 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, जिससे असामान्य गुणसूत्र 22 फिलाडेल्फिया का निर्माण हो जाता है। बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा यह कैंसर क्रोमोसोम 8 व क्रोमोसोम 14 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। कैंसर जांच कैंसर का शुरू से ही पता लगना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। रक्त परीक्षण, इसमें प्राय ल्यूकेमिया होने पर डब्ल्यूबीसी की बढ़ी हुई संख्या की जांच की जाती है। फिर बाद में है रक्त में ट्यूमर मार्कर सेल्स की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एल्फा फिटोप्रोटीन, उदाहरण के लिए एल्फा प्रोटीन, एएफपी यकृत कैंसर के लिए पैसा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर के लिए एल्काइल फोस्फेट, अस्थि मेटास्टेसिस के लिए बायोप्सी। इस विधि में जिस ऊतक परशक हो उसका जांचा जाता है। ये रोग विज्ञानी द्वारा किया जाने वाला ऊतक विकृति हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है। कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को क्रायोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक केंद्रक बड़ा, अनियमित आकार, केंद्रक का आकार बड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम अधिक हो जाते हैं। एफएनएसी रिफाइंड नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जैसे स्तनी पुट्टी ट्यूमर छिद्रों में निकाला जाता है। कैंसर सेल्स की उपस्थिति की जांच की जाती है। फिर एक्सरे, सीटी स्कैन बनाए आंतरिक अंगों का कैंसर का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सीटी सी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्स किरणों का प्रयोग त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र व नॉन आयोनाइजिंग विकिरणों का प्रयोग ज्योत ऊतकों में होने वाले पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल परिवर्तन का वास्तविक ज्ञान करने के लिए किया जाता है। फिर है पेप्स स्मीज, सर्विकल कैंसर के लिए प्रयुक्त आधुनिक विधि। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशेष प्रतिजनों के विरुद्ध मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है कैंसर उपचार, शल्य चिकित्सा। इसमें समूचे कैंसर ग्रस्त ऊतकों को तथा प्रभावित लसिका घटकों को बाहर निकाला दिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अबुद्ध सेल्स को घातक रूप से चिन्हित किया जाता है, लेकिन ट्यूमर सेल के पास वाली नॉर्मल सेल्स को ध्यान में रखा जाता है। फिर है
सी और सीक्वन 81 एक्स विकिरण दिए जाते हैं। ये विकिरण तेजी से विभाजित होने वाली सेल्स को नष्ट कर देते हैं। रसायन चिकित्सा एंटी कैंसर ड्रग एक कैंसर ग्रस्त सेल्स में डीएनए निर्माण को अवरुद्ध कर देती है, जिससे उसका सेल साइकिल रुक जाता है। इसके साइड इफेक्ट जैसे बाल झड़ना, एनीमिया। फिर प्रतिरक्षा चिकित्सा मनोनुकूल एंटीबॉडी ये कैंसर सेल में विशेष प्रोटीन से जुड़ने के लिए बनाई जाती है। ट्यूमर सेल्स प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने व नष्ट किए जाने से बचाती है। इसलिए ये पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं। जैसे ये इंटरफेरेंस जो उनकी प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अब उनको नष्ट करने में सहायक करता है। फिर आ जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स शब्द उत्पादित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। यह जन्मजात रोग नहीं है। सबसे पहले 1981 में यूएसए में समलैंगिक पुरुषों में खोजा गया। भारत में प्रथम एड्स का मामला वर्ष 1986 में चेन्नई में मिला था। एड्स का वायरल डिजीज जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। एचआईवी ये वायरस के उस समूह में आता है जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला उपकरण होता है। इसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होती है, इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं विषाणु के विभिन्न नाम। एससीएलवी थर्ड एसटीएलवी एसटीएलवी थर्ड टी लिम्फोसाइट वायरस, एलएवी लिम्फोडिनोमा वायरस, एचआईवी फर्स्ट भारत में विश्व में व्यापक एचआईवी सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी रेट्रोवायरस लेंटिवायरस जीनस या रेट्रोवायरल फैमिली केंद्रीय भाग कोर एसएसआरएनए एक के दो समान अणुओं तथा एंजाइम रेट्रोवायरस ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीयस एंड इंटीग्रेस का बना होता है। केंद्रीय भाग भीतरी प्रोटीन P24 तथा बाह्य प्रोटीन स्टर P17 भी होती है। डेवलप्ड लिपोप्रोटीन का बना होता है जिसमें GP120 GP41 भी होते हैं। GP120 का पूरक कर्म CD4 ग्राही पर होता है जो मैक्रोफेजेस एचआईवी फैक्ट्री जैसा हेल्पर टी सेल्स को बनाते हैं, जैसे कि ये वाला है GP120 और GP40। फिर इसके बाद के अंदर आ जाते हैं लिपिड के ड्रॉपलेट्स है और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। फिर प्रोटीएज है, इंटीग्रेजेज है, टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद वायरस मैक्रोफाज में प्रवेश करता है जहां उसका आरएनए जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा वायरल डीएनए बनाता है। ये वायरल डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समावेशित होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देशित देता है। मैक्रोफाज वायरस उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही एचआईवी हेल्पर टी लिम्फोसाइट में घुस जाता है, प्रतिरक्षा प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर हमला करते हैं। ये क्रम बार बार दोहराया जाता है जिससे जिससे की वजह से ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी होती है। इस अवधि के दौरान बुखार, दस्त, वजन कम आदि होता है। फिर है संचारण सेक्सुअल रोड। यह अत्यधिक लैंगिक संपर्क वेश्यावृत्ति समलैंगिक तथा कृत्रिम वीर्य संचेषण से पैरेंटल रूट शौच संपर्क रक्त आदान से संक्रमित मां से अपना द्वारा बच्चे में एड्स ओनली शरीर में स्रावी द्रव्यों से फैलता है। विंडो पीरियड यह संक्रमण से प्रयोगशाला में संसूचित किए जाने तक समय अंतराल होता है। सिम्टम से असिम्टोमेटिक फेज 6 से 10 ईयर तक एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। एलाइजा टेस्ट नेगेटिव विंडो पीरियड एचआईवी वायरस अधिक। फिर है एआरसी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एचआईवी की मंद स्टेज लिम्फ ग्लैंड में सूजन, बुखार, डायरिया, कफ, वजन में कमी, इम्यून सिस्टम अधिक कमजोर, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण, स्किन कैंसर, लिम्फ कैंसर, सदर्न ब्लोटिंग डीएनए, वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन, नदर्न ब्लोटिंग इन्वेस्टिगेशन है। स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा एंजाइम लिंक्स सॉल्वेंट एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोटिंग, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ट्रीटमेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिवोडीन, एजीटीसी, एजाइडिन, थाइमिडीन, स्टार्बेटिन, डीडीआई प्रोटीएज इनहिबिटर, रिटोनोविरनेल
Nelfinier subcunal HAARI highly active antiretroviral therapy और कोकेल ट्रीटमेंट में रिवर्स ट्रांस इनहिबिटर तथा प्रोटीज इनहिबिटर ड्रग काम में आते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए शुद्ध प्रोटोजिया प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां प्लाज्मोइवेक्स प्लाज्म मलेरियाई प्लाज्मोडियम फेल्सीबेरम मलेरिया के लिए तय इनमें प्लाज्मोडियम फेल्सीबेरम सबसे घातक है। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव में काटती है तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइटिक के रूप में मानव के शरीर में घुस जाता है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, बाद में आरबीसी का आक्रमण करते हैं जिससे डब्ल्यूबीसी फट जाती है। डब्ल्यूबीसी के फटने पर टॉक्सिक पदार्थ होमोजोइन निकलता है। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य व मच्छर दो परजीवी की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज रंग वाहक है। फिर आता है गुणसूत्रीय परिवर्तन ऑटोसोमल इनइक्वालिटी डाउन सिंड्रोम। ये जब क्रोमोसोम सेट में एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यह लिंग गुणसूत्र का एग्जाम्पल है अर्थात 21वें गुणसूत्र का होना। ग्रसित व्यक्ति में ट्राइसोमी 2n+1 41 असामान्य व मंद बुद्धि जीभ में खांच मुंह है खुला छोटा कद टर्नर सिंड्रोम मादा बाह्य यानी लिंग क्रोमोसोम से संबंधित नॉर्मल मादा 40 एक्स एक्स 46 इस सिंड्रोम में Secretary X क्रोमोसोम का अभाव 40A+X045 क्रोमोसोम एडवर्ड सिंड्रोम 18 ट्राइसोमी पटाउ सिंड्रोम 13 ट्राइसोमी कैट क्राई सिंड्रोम क्राइडू 5वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा की आंशिक विलोपन ट्राइसोमी पटाउ सिंड्रोम 18 पर एडवर्ड 13 डाउन 21 प्लाडू सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की अधिकता केंद्रक में 47 क्रोमोसोम बांझपन टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम का अभाव 45 एक्स नॉट मादा बांझ सुपरमेल 44 प्लस एक्स वाई 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 जेकब सिंड्रोम वाई क्रोमोसोम की अधिकता 44 प्लस एक्स 44 प्लस वाई वाई सुपर फीमेल 44 प्लस ट्रिपल एक्स। फिर है ड्रग व एल्कोहल एलसीडी लार्सेनिक अमल डाइएथिलमाइड्स एक खतरनाक विभ्रामक हेलुसिनोजन है जो कि कवक फ्लेविसेप्स परपुरिया के फलनकाई से प्रेरित होता है। ऑपाइड्स एग्जांपल अफीम मार्फिन हेरोइन एटीसी ईटीसी ऑपाइड्स ऐसी ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्र व जठर तंत्र पथ में मौजूदा विशिष्ट ऑपाइड्स रिसेप्टर से बंद रहती है। हीरोइन डाइएसिटल्स मॉर्फिन यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। अफीम पेपावर सोमनिफरम से प्राकृतिक कैनाबिनाइड्स कैनेबिडिड सटाइवा भांग के पुष्प से प्रभावित किए जाते हैं। कोका एंथ्रोजोइक कोका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है साथियों टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।